चलिए सर करें स्टार्ट जी। तो आज बच्चे हम लोग अपना बीकॉम का 6 सेमेस्टर का टेक्स्ट एक बार स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपको मैं आज थोड़ा सा इंट्रो पार्ट ही कराऊंगा, ज्यादा नहीं कि चैप्टर को पढ़ने का स्टाइल क्या रहेगा। जैसे पहले क्लासेस थी वैसी ट्यूसडे ऑल्टरनेट सेम टाइमिंग का थोड़ा हम सेटल कर लेंगे। जैसे आप पिछली क्लास 4 o'clock 4 o'clock कह रहे हैं, आपको नहीं उस अकॉर्डिंग सेटल कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि जल्दी स्टार्ट करने के पीछे मोटिव ही यही है, आराम से जैसे पहले लेक्चर्स हमारे कंप्लीट थे सेम सिलेबस कंप्लीट रहेगा। पहले आज आपको मैं न्यूमेरिकल पार्ट ही टिक कराने वाला हूं जो मेन हमारी रेफरेंस रहती है, ठीक है। और अगेन वही चीज, समरी नोट्स अगेन प्रोवाइड रहेंगे बट इस बार थोड़े कम होंगे बिकॉज मेजरली आपको ऑलरेडी वो हेड्स ऑफ इनकम्स मिल चुके हैं, जैसे कि सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, रेजिडेंशियल भी। बट उनमें से ज्यादा काम नहीं आएंगे। एक चैप्टर ऐसा है जहां मुझे उन पांचों चैप्टर की एक थोड़ी बहुत ही नॉलेज तो आपसे चाहिए होगी, तभी अपने को ज्यादा फर्क उस चैप्टर में फील होता है। कोई नया बच्चा जब ज्वाइन करता है कि वो चैप्टर उसने न्यूमेरिकल नहीं किया हुआ या नहीं सुने हुए उन 5 चैप्टर को। तो आज अपन हल्की हल्की बात करेंगे कि चैप्टर रखे कौन से और 2 सेमेस्टर में क्यों रखा गया, या आपने वहां पे एंड किया 11 नंबर आई थिंक चैप्टर में भी अदर सोर्स क्या के बंद किया। बीच में काफी छोटे छोटे चैप्टर भी थे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एग्जाम इनकम, वो नहीं हमारे काम आने वाले, वो छोड़, ठीक है। तो पहली बात करें, यूनिट 1 एंड 2 अगेन सेम, आपके सामने 2 यूनिट है। सेक्शन एबीसी में आपको पेपर आना है, वही स्टाइल का पेपर है, 6 क्वेश्चन पहले वाले में, यानी 5-5 मार्क्स के, कोई 4 करने हैं। इस बार आपको ज्यादा याद होगा, देखा भी होगा, 3 थ्योरी 3 न्यूमेरिकल थे या 4 न्यूमेरिकल 2 थ्योरी, 4 न्यूमेरिकल। तो उसी तरीके से इस बार भी वो सेम या कुछ चेंज करें तो डिफरेंट होगा। तो 4 या 3 न्यूमेरिकल 3 थ्योरी, या 4 न्यूमेरिकल 2 थ्योरी होंगे। सेक्शन बी अगेन वही चीज, 4 क्वेश्चन आने हैं, 2 थ्योरी आने हैं, 2 न्यूमेरिकल। और क्लियर कट इस चैप्टर में, इस यूनिट में और भी ज्यादा काम आसान हो गया, न्यूमेरिकल फिक्स है। इस चीज में ये बड़ा काम आसान हो गया आपका। पहले तो फिर भी क्या था, सैलरी भी था, हाउस प्रॉपर्टी भी था, और रेजिडेंशियल स्टेटस भी है। तो किसी का न्यूमेरिकल ना आ जाए, यहाँ वो सीन है ही नहीं, मैं आपको पहले बता दूं। यहाँ क्लियर कट न्यूमेरिकल है, उसी चैप्टर का आना ही आना है, ठीक है। नंबर 3 यूनिट सेक्शन 2 की बात करूं, सेक्शन सी आ गया, इसके अंदर अगेन वही 4 क्वेश्चन। और इसमें एक और मेरा बड़ा प्लस पॉइंट है जो आज मैं टिक करवा दूं, अगर मैं सिलेबस आपको कन्फाइन करूं तो आज ही आपको बता सकता हूं हमारा रोड मैप क्या होगा। और 101% इस अटेम्प्ट में, इस सेमेस्टर में हम लोग न्यूमेरिकल जाने वाले हैं। मैं पहली बार बोलाऊंगा, वरना पिछले सेमेस्टर में मैंने आपको खुद कह दिया था कि 2 न्यूमेरिकल कर लो, 2 थ्योरी कर लो। इस बार मैं आपको खुद कह सकता हूं कि आपको बिना कहे, बिना सोचे समझे 101% कहाँ जाना है, न्यूमेरिकल। मतलब 1% का चांस रह गया, वो भी यूनिट 1 में, 2 में तो मैं कहूंगा नहीं, 2 तो सबसे बेकार है। 2 में ना पढ़ने वाले हैं ना कोई लर्न होने वाला है, बड़ा अजीब सा काम है। अथॉरिटीज कौन है इनकम टैक्स की, जिसमें कौन सी सीबीडीटी, कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर। तो डे 1 से ही अपने पास पढ़ने का फड्डा बता दूं, नहीं तो कई टीचर उल्टा मोटिवेट करते हैं जिसको, थ्योरी थ्योरी है जी, सारा थ्योरी पढ़ेंगे आराम से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई थ्योरी पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं, ना मेरा है ना आपका है। अपन न्यूमेरिकल करेंगे, और 2 न्यूमेरिकल है, दोनों ही आने हैं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, कभी रिस्की गेम लगी देन अपन शूट कर सकते हैं। यहाँ तो मे और मे नॉट है ही नहीं इस सिलेबस में। जैसे मैं पहला आपको बताऊं, मेनली पहला ही चैप्टर आपके पास अगर बुक है तो यहीं से देख लीजिए, कोई जरूरत नहीं है। एग्रीगेशन ऑफ इनकम, अगर आप नाम समझ पाए हैं, 5 चैप्टर पढ़ लिए थे, कौन से, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। मेन में इसका सिंपल नाम बताऊं मैं, वो है जी मेरे अकॉर्डिंग, जो मैं आपसे कई बार बोलता था, क्लबिंग ऑफ इनकम। कुछ चैप्टर की मेरे पास ऑलरेडी रिटर्न समरी है, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शॉर्ट फॉर्म में ये रही समरी। 3 आप पेज देख रहे होंगे, 5 पेज का टोटल समरी चैप्टर है एज अ थ्योरी। आज ही सुन लीजिए, मतलब मैं आपको ओपन बताऊं, जो बच्चा पढ़ने आए ये 5 पेज पढ़ जाए, एक थ्योरी तैयार है। और पेपर में आने ही आना है, पहले ही क्वेश्चन आना है। हाँ, आजकल ट्रेंड चेंज होने की वजह से ये नहीं पता चलता 5 नंबर में आ जाए, हम 15 सोच के बैठे हैं। तो 5 नंबर के लिए इसका क्वेश्चन क्या बनता है, इनकम विच डू पार्ट ऑफ टोटल इनकम। वो उल्टा था एग्जाम का, जो इनकम नहीं बनती, ये कौन सा है, जो इनकम का पार्ट बनेंगे। अब क्लबिंग का मतलब क्या है, और यहाँ पे एक वर्ड और लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आपको, डीम्ड इनकम। वैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट सेमेस्टर भी तैयार कराया था। डीम्ड इनकम, 5 हमारी डीम्ड इनकम है, नाम बोलता हूँ शायद आपको याद आ जाए। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, कुछ याद है, जिसपे मैंने कहा था 78% टैक्स लगता है। अनएक्सप्लेन्ड मनी, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन्ड कोई पैसा हमारे घर पे पकड़ा जाता है, ज्वेलरी पकड़ी जाती है, तो सरकार उसको आपकी डीम्ड क्या मानती है जी, इनकम। ये नहीं कहेंगे मेरा नहीं है, या मैं नहीं जानता किसका, देखो वो तो आंसर जुड़ा गलत हो जाएगा ना। या वो जो रेड मूवी में आप देखा हुआ दिखाते ही हैं, कहता खुद पूछ रहा था ये किसका है, और कहता सर आप गलत क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन मेरा है कि ये किसका है।
अब मेरे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसका, कहता है आपके घर से पाया गया, तो डेफिनेटली आपका है, नाम बताइए, नाम बोलिए, किसका नाम बोलेंगे, एबीसीडी कोई भी नाम बोलेंगे, हम उसको बुलाएंगे, सिंपल सी बात है। तो वो डीम्ड इनकम 5 है वैसे। नंबर 1 कैश क्रेडिट, आज आपको दिखाऊंगा। नंबर 2 अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, आप कोई खर्चा कर रहे हैं, मैंने पूछा इसका सोर्स क्या है, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो मैं उस खर्चे को आपकी क्या मान लूंगा, इनकम। नंबर 3 अनएक्सप्लेन्ड मनी, आपके घर से कोई अनएक्सप्लेन्ड पैसा पकड़ा जाता है तो उसको मैं आपकी इनकम मान लूंगा। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, जो आपने इन्वेस्टमेंट ऐसी करी जो बुक्स में शो नहीं करी और आज पकड़ी जाती है, तो उसको आपकी इनकम मान लूंगा। तो ये कुछ तरह का पैसा। देन नंबर 2 क्लबिंग ऑफ इनकम से ध्यान से सुनिएगा, शायद आपको मेरी एक बेसिक एग्जांपल कैच हो जाए। क्लबिंग से मतलब क्या है, पहले तो नाम तो बता ही दिया, क्या नाम है जी, एग्रीगेशन। एग्रीगेशन क्या होता है, इनकम को जल्दी बोलना सभी लोग, इकट्ठा करना। एग्जांपल देता हूं बड़ी प्यारी सी, आपको शायद बड़ी जल्दी कैच होगी क्लबिंग क्यों आया, सिलेबस में क्यों रखा, ये मेरा मोटिव है प्लान। एग्जांपल, इस शोरूम की रजिस्ट्री मेरे नाम है, ये शोरूम मेरे नाम पे है, इसके जो टेनेंट्स हैं, किराएदार, वो मुझे डेफिनेटली क्या पे करते होंगे सर, रेंट पे करते होंगे। मैंने अपने टेनेंट्स को कहा कि आप रेंट मुझे मत पे कीजिए, मेरे मिसेज के नाम पे चेक बना दीजिए। वो कहते हमें क्या दिक्कत है, आपके नाम पे चेक ले लो, चाहे मैं जैसे फीस लेता हूँ अपने फादर के नाम पे लूं, चाहे अपने नाम पे लूं या धीरज सर के नाम पे लूं, फीस तो एसडी कॉमर्स में आ रही है ना। तो सेम चीज मैंने कहा जी रेंट मुझे मत दो, मेरी ऑलरेडी इनकम 10 लाख से क्रॉस कर रही है, आप तो टैक्स रेट भी जानते हैं, 10 लाख के ऊपर जाएंगे तो 30% मुझे टैक्स पड़ जाएगा, मुझे क्या फायदा हुआ, मिसिस की इनकम है नहीं, वो दिखाता भी नहीं है, मैं उनके नाम पे 6 लाख के चेक बना दो। तो सरकार कहती है आपके बीच में बात हो गई, टेनेंट के बीच में बात हो गई, डन हुई। अब मिसिस की जब मैं रिटर्न भरूंगा, वो कहती जी अदर सोर्स इनकम या हाउस प्रॉपर्टी किराए पे, कि 6 लाख रुपए मुझे क्या मिलता है, रेंट। एनी टाइम जब क्वेश्चनेबल होगा, तो क्वेश्चन तो होना ही था कि तेरे पास 6 लाख का रेंट एकदम से कहां से आ गया, कोई तेरे पैन नंबर पे रजिस्ट्री नहीं बोलती, कोई पैन नंबर पे आपके प्रॉपर्टी या प्लॉट नहीं बोलता, आपने क्या चीज किराए पे दिया। मैं कहा जी वो बात तो चलेगी, मैं कही मेरी प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी आपने इसको क्या किया हुआ, डाइवर्ट ऑफ इनकम, इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जन। आप जानबूझ के चेक किसके नाम पे ले रहे हैं, मिसिस के नाम पे, क्योंकि प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, मैं खुद साहिल गोयल। तो अब चेक ले लो, देखो सरकार की क्या प्लानिंग है, मैं नहीं टेनेंट को खबरदार करूंगा, मैंने क्या लेना है, आपकी मानता माने, हमें सिंपल इतनी सी बात चाहिए, क्या ये 6 लाख किसको ज्यादा जल्दी बोलना, मिसिस को, मुझे कोई दिक्कत नहीं, सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं, बस प्रॉब्लम इतनी है, इस 6 लाख को हम डीम्ड, क्या बड़ा है, डीम्ड मानेंगे, ये इनकम साहिल सर आपने ही कमाई है। मैं पंगा तो फिर पड़ गया, और इससे पहले मेरी इनकम थी 12 लाख मान लीजिए, 6 और जोड़ दी, मेरे नाम पे कितनी बन गई, 18 लाख, तो आई हैव टू नाउ पे टैक्स ऑन द 18 लाख, और इसी टैक्स को बचाने के तो मैंने प्लानिंग करी थी कि चेक उसके नाम बना दो, फलाना बना दो, ये बना दो। अगली बार अब मैं दोबारा प्लानिंग करी, मगर प्लानिंग तो करनी पड़ेगी, मैंने प्रॉपर्टी मिसिस के नाम कर दिया, कहते फिर तो झंझट ही। मैं कहा नहीं इतने चाने नहीं अपा, पर अपा वहां कंडीशन रखी, क्या कंडीशन रखी, कि जो रेंट मिसिस को आएगा वो यहां यहां इन्वेस्ट करेंगे। तो इसको एक इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं, इट्स अ ट्रांसफर, तो है देखो प्रॉपर्टी बेचना ट्रांसफर तो है, बट इट्स अ रेवोकेबल ट्रांसफर। क्या नाम है, रेवोकेबल, मतलब ये ट्रांसफर टूट सकता है, कोई आपने इसके अंदर क्या लगाया है, किंतु परंतु, टीएनसी, टर्म्स एंड कंडीशन, कि मिसिस को रेंट, अब मैं अब तो खुश हो, प्रॉपर्टी मिसिस के नाम, कहते हैं हाँ जी, मैं रेंट भी किसके नाम आता है, मिसिस के नाम। मैं बट आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते वक्त रजिस्ट्री में, जैसे घर वाले ना कोई गिफ्ट डीड बनाते हैं या कोई पावर ऑफ अटॉर्नी आपके नाम करते हैं, तो बीच कंडीशन लगा दी, कंडीशन क्या, 18 प्लस होगा तो जाके इसको ये सारी प्रॉपर्टी मिलेगी, 25 प्लस होगा या ये एजुकेशन क्वालिफाई करेगा तो फैक्ट्री के सारी पावर सारी अथॉरिटी इसके पास आ जाएंगी। वो एजुकेशन क्या की, पावर फैक्ट्री की, और मिल किससे रही है, 25 प्लस होने पे, ये क्वालिफिकेशन मैटर करने पे। तो सेम मैंने रजिस्ट्री में लिखवा दिया, ये प्रॉपर्टी मिसिस को मैं तब दे रहा हूं अगर कल को इससे कमाया हुआ रेंट वो मेरे कहे अनुसार उसको क्या करेगी, इन्वेस्ट करेगी या खर्च करेगी, या उल्टा खर्च नहीं करेगी, पहली बात क्लियर हो गया। तो अगला कहेगा जी तो फिर आपने टर्म्स एंड कंडीशन लगा दिया, तो ये ट्रांसफर तो है, बट ये कौन सी है, रेवोकेबल, इसमें तो आपका ही कंट्रोल आ गया इनफैक्ट, तो इसकी इनकम के ऊपर भी आप ही टैक्स देंगे और कोई टैक्स नहीं देगा। मतलब ऐसे कई सारे पॉइंट, दो हैं तो तीसरा पॉइंट लेते हैं, छोटा सा पॉइंट, मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर हूं, या सिंपल डायरेक्टर भी छोड़िए, 20% और मोर मेरा उस कंपनी में क्या है जी, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, वर्ड सुना होगा आपने, क्या वर्ड है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। कंपनी मुझे कह रही थी सैल जी आपका पैकेज बढ़ाना है, 40 लाख चल रहा है, 50 लाख करना है, मैं काम करो मेरा मत करो, मुझे 40 दे दो, पहले टैक्स बहुत है, 50 लाख के ऊपर जाऊंगा तो सरचार्ज मेरे पे ऐड हो जाएगा, मेरी मिसिस को हायर करो, आएगी नहीं, वो आएगी नहीं, उसको 10 लाख रुपए दिखा दी,
उसके नाम पे 10 लाख मेरे पास आ जाएंगे, उसको 10 लाख का टैक्स कम पड़ेगा और मेरा 10 के ऊपर जा रहा है सीधा 30%। तो सरकार कहती है फिर बीच में आ गई कि आप जिस कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखते हैं, मैं कहा हाँ एक्स कंपनी में रखता हूँ, तो वहीं पे आपकी मिसेज भी काम कर रही है, मैं कहा हाँ कर रही है। कहता उसके पास कोई प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है उस जॉब के लिए, वरना हम इनडायरेक्टली क्या मानेंगे शेयर को, इन्फ्लुएंस। ये आप ही ने डायरेक्टर्स को कहा होगा, जैसे स्कूल में होता है मोस्टली, स्कूल अपने ही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ट्रस्टी अपने ही है, तो अपने कोई नॉन में जान पहचान में कोई टीचर लगवा दिया, कोई बंदा रखवा दिया, किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो इन्फ्लुएंस तो आता ही है। देखो ठीक है, मैं किसी कंपनी में मालिक हूँ तो मैं कहूँ जी मेरी मिसेज को हायर कर लो, इसको हायर कर लो, इसको पैसे दे दो, इसको पैसे दे दो, घर में ही पैसे दें, तो आप चाहेंगे तो कितने में इनकम टैक्स कहते हैं जी, उनको जो सैलरी मिल रही है वो उनकी वजह से नहीं मिल रही, वो उनको मिल रही है आपकी वजह से, ड्यू टू योर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। आप कहेंगे मैं अपनी कंपनी का 20% राइट छीन लूंगा, तो हम वो सैलरी मिले आपकी मिसिस को, मुझे कोई चक्कर नहीं, बट टैक्सेबल किसके हैंड में करेंगे, आपके हाथ में। इतने में फिर पॉइंट आ गया एक्सेप्शन, क्या, इफ ही और शी स्पाउस वो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन हेल्ड करता है, मतलब मेरी मिसिस भी सीए है, फिर ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा। कारण क्यों, कंपनी खुद कह सकते हैं मैंने एज ए सीए रखा है, तो जरूरी थोड़ा है कंपनी में हस्बैंड वाइफ काम नहीं कर सकते, तो मैंने रखा है इसको, तो चेक कर लो, जो ही और शी मैंने रखा है स्पाउस, उसके पास क्या है, हमारी जॉब के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन है, तो वहां पे 20% वाला पॉइंट भी क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। समझ रही हो मेरी को, मतलब ऐसे एक दो नहीं 10 पॉइंट है। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, इनकम ऑफ माइनर, याद आ गया, माइनर की इनकम हमने क्या था, किसमें क्लब होती है, मदर या फादर में, आप पढ़ेंगे पहले पढ़ा नहीं होगा, मदर या फादर में, फिर डाउट आया सर किसमें, मदर में या फादर में, तो हमने कहा जिसकी इनकम हायर है, हमारा मदर की इनकम 5 लाख है, फादर की इनकम 6 लाख है, तो माइनर जो भी पैसा कमाएगा वो क्लब होगा। ध्यान सुनना, जो भी पैसा कमाएगा, सर वो पैसा कहां से कमा रहा है, मान लीजिए कि पेंटिंग है, वो अलग चीज होगी, स्किल, डांस, आर्ट, या वो सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी है, किसी बीमारी से जूझ रहा है, उसको डोनेशंस आती है इंस्टाग्राम, जो मैंने एग्जांपल दी थी आजकल, तो उस केस में क्लबिंग नहीं होगी, बिकॉज वो बच्चे का खुद का स्किल का टैलेंट है, आर्ट है, तो वहां मदर फादर में क्लबिंग नहीं होगी, बच्चा खुद उसकी क्या भरेगा जी, टैक्स भरेगा, पहले बच्चा तो छोटा है, 18 साल से भी कम है, तो वहां पे उसका स्पेशल पैन नंबर अप्लाई होगा। जैसे डांस इंडिया डांस देखते हैं आप लोग, छोटे बच्चे डांस करते हैं, प्राइज जीते हैं, तो उनको टैक्स देना पड़ता है 30%, तो वो मदर फादर में इनकम क्लब नहीं होती। तो क्वेश्चन इसके ज्यादा नहीं है, क्वेश्चन तो 3-4 है छोटे छोटू से, अब फटाफट कर देंगे। मेन इसका पॉइंट है थ्योरी, कि मुझे केसेस बताइए, केसेस वेयर द क्लबिंग ऑफ इनकम विल बी एप्लीकेबल, तो आप वो बताएंगे। नंबर 2, ज्यादा ना करें, टिक करते हैं, क्या नाम है जल्दी बोलेंगे, सेट ऑफ एंड क्या है जल्दी बोलना, कैरी फॉरवर्ड, सुना हुआ नाम आपने मुझसे। सेट ऑफ का मतलब क्या है, सोच के बताइए। सेट ऑफ का मतलब 5 हेड है जी आपके पास। देखो सैलरी एक ऐसा हेड है, ध्यान समझना, जिसमें कभी लॉस तो हो नहीं सकता, कारण हमेशा क्या होगी, इनकम। हाउस प्रॉपर्टी ऐसा हमने कर रखा है, हाउस प्रॉपर्टी एक घर में प्रॉफिट है, एक घर में लॉस है। बिजनेस में तो सर 3 तरह के बिजनेस है, स्पेसिफाइड, नॉर्मल, स्पेकुलेटिव, तो किसी में लॉस हो सकता है, किसी में प्रॉफिट। कैपिटल गेन, किसी प्रॉपर्टी को बेचने में, शेयर्स को बेचने में लॉस हो गया, प्रॉपर्टी बेच के गेन हो गया, तो कुछ भी हो सकता है। तो पहला वर्ड हमारे पास क्या आता है जल्दी बोलना, सेट ऑफ। पहले तो आपस में सेट ऑफ करो, आपस में भी कैसे, मैं एग्जांपल देता हूं आपको थोड़ा सा। इंटर हेड, एक वर्ड होता है इंट्रा हेड, क्या वर्ड है, इंटर या इंट्रा। इंट्रा क्या होता है, विद इन द हेड। एग्जांपल, हाउस ए में 10,000 का नुकसान है, हमने करा हुआ, हाउस बी में 15,000 का प्रॉफिट है, तो हाउस ए बाहर वालों से थोड़ा हेल्प लेगा, पहले किससे हेल्प लेगा, अपने घर वाले से। हाउस ए में मैं कहा 10,000 का लॉस है, हाउस बी में 15,000 का प्रॉफिट, तो 10 और 15 सेट ऑफ करो, नेट आंसर क्या आ जाएगा, 5। दिस इज द इंट्रा विद इन द हेड। एग्जाम्पल, मेरे 2 बिजनेस है, एक कपड़े का बिजनेस है और शूज का, गारमेंट्स का बिजनेस। कपड़े के बिजनेस में प्रॉफिट है, शू के बिजनेस में लॉस है, तो मैं कैपिटल गेन को देख रहा हूं, जरूरत ही नहीं है। पहले आप एक बिजनेस का, एक बिजनेस से क्या करेंगे, सेट ऑफ, जो विद इन द हेड, अपने ही घर वाले आपकी मदद करेंगे, इट्स द इंट्रा हेड। उल्टा बोल लो, सर 2 बिजनेस है, दोनों में ही लॉस है, तो फिर अपने घर से तो क्या ही हेल्प लेंगे, फिर घर से बाहर निकलेंगे, फिर किससे हेल्प ले सकते हैं, किसी से भी। 4 और भाई आपके, कौन से, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल कैपिटल गेन या अदर सोर्स। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे एक घर कहेगा मैं तेरी हेल्प नहीं करूंगा, दूसरा कहेगा, तो होगी, कुछ पॉइंट्स होंगे एक्सेप्शंस, मैं तेरी हेल्प नहीं करूंगा,
शॉर्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहेगा, मैं शॉर्ट टर्म की हेल्प नहीं करूंगा। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स। और अगला पॉइंट है लास्ट में क्या लिखा हुआ है, सोच के देखिए क्या लिखा हुआ है, कैरी फॉरवर्ड। अगर मैं लॉस सेट ऑफ नहीं करा पाया खुशहाली, तो वो लॉस चिंता मत करिए, आपको अगले साल भी कैरी फॉरवर्ड दिया जाएगा। और लाइफ है, मोस्टली लाइफ है 8 इयर्स, कुछ लॉसेस की लाइफ है 4 ईयर। नाम सुना होगा आपने हॉर्स रेसेस, मेंटेनिंग एंड ऑइनिंग, हम वर्ड पर पेपर में को सुनाया था, उसका सेम एग्जांपल है बुक की, ऑइनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस। उससे जो लॉस अगर होगा, सेट ऑफ तो होगा, बट कितने साल में होगा, 4 साल। सरकार ने वहां चेंज कर दिया। मोस्टली ईयर्स क्या रखे हैं, 8 इयर्स, कई जगह 4 इयर्स, और कई जगह इनडेफिनेट। जैसे एग्जांपल दूं, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, नाम सुना होगा आपने। अनअब्सॉर्ब, जो डेप्शन अभी तक हमने अब्सॉर्ब नहीं करी या पी&एल में डेबिट नहीं करी, उसकी लाइफ क्या है, इंडेफिनेट। इंडेफिनेट मतलब जितने मर्जी साल पुरानी ले आओ, 20 साल 30 साल 40 साल, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैरी फॉरवर्ड के अंदर मतलब इसकी भी क्या कवर होती है, मैं आपको दोनों बता दूं। इन दोनों चैप्टर्स के मिक्सअप है। इस चैप्टर का तो डेफिनेटली बिना कहे आपको क्या मिलेगा जी, थ्योरी, बिना कहे। इस चैप्टर का आपको दोनों मिल जाएंगे, थ्योरी कम न्यूमेरिकल, पर न्यूमेरिकल बड़ा नहीं आएगा, 15 का नहीं आएगा, आज ही बता दूं, 5 के नंबर का। वो भी सेट ऑफ कराना छोटा सा काम है, और बड़ा अच्छा चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कारण कुछ भी नहीं, कैलकुलेटर भी होता है, पर लिखना तो पड़ेगा बुक के अकॉर्डिंग, माइनस करना, ये लॉस यहाँ से सेट ऑफ कर दो, ये लॉस यहाँ से कर दो, कुछ प्लस माइनस है। ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है जी, क्या नाम है, रिडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में ये किसके साथ आएगा, ये आपको आज ही बता दूं, इस चैप्टर के साथ आएगा। नाम के लिए इस चैप्टर की मदद लेगा, पर ये समझ लो एक तरह के ये बोल दूं, इसी चैप्टर के आपको 2 क्वेश्चंस आएंगे साहिल, 15 नंबर वाले, खत्म। सर ये तो गलत है जी, एक ही चैप्टर से 2, वो प्लानिंग कर जाते हैं उस चैप्टर के साथ लेके, क्योंकि ये चैप्टर अकेला नहीं चल सकता, बस ये समझो। नाम ही क्या, नाम पढ़ो, डिडक्शंस, जो आपने ज्यादा तो पढ़ी नहीं हुई, एक ही पढ़ी थी, 80C, विकी सुना था हमने 80C, और अंदर तो वो भी नहीं पढ़ा था। जैसे आप फर्स्ट डे याद है एग्रीकल्चर इनकम पढ़ रहे थे, 80TTA, काफी सारे नाम थे ना, 80G, जो आप डोनेशन देती हैं। आज हम इस सेमेस्टर उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। आप LIC कराते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस 80D, तो ये है कितनी हमारे सिलेबस में, 80C से लेके 80U, काफी सारी। उसके आगे सब पार्ट्स नहीं है, जैसे कहूँ 80C, 80CCC, 80CCD1, CCD2, 80CCE, तो कई सारी हैं, तो वो याद करना मेरा काम है। और अच्छी बात यह है कि इसकी भी समरी है, 13 से 14 पेज की समरी है, कोई ज्यादा दिमाग पे लोड देने की जरूरत नहीं। बुक के अकॉर्डिंग सोचे तो देख के डर लगता है, तो काफी सारे हैं, बट क्वेश्चंस हमारे सारे कवर होंगे, क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ेंगे, बीच में जो एक्सरसाइज देते हैं वो भी, और अनसोल्ड भी, क्वेश्चन सारे होंगे। बट मैं फिर बता दूं, पहले 2 चैप्टर को तो थ्योरी पॉइंट समझो, थ्योरी के अंदर ही कवर हो जाएंगे। न्यूमेरिकल आपको क्लियर कट में बता दूं, इसी चैप्टर से आएगा, और 2 आएंगे इकट्ठे, वो इसी बुक से आए या कोई बुक चेंज करें, उनकी इच्छा है। पर ये है क्या, नाम पढ़ लो एक बार, क्या इस चैप्टर के लिए ही मुझे पुराना सिलेबस की आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। मान लो इसमें आएगा दोबारा से HRA, अब मान लो जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा हुआ, उसको पता ही नहीं HRA क्या था, तो उसको HRA याद करना पड़ेगा कि भाई रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी, 40 या 50% ऑफ सैलरी, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, RFA, रेंट फ्री अकोमोडेशन, तो पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है कम है, मतलब जो भी था, सारा नहीं कि जाके दिमाग में आए सर इतनी सारी सैलरी कैसे रिवाइज करेंगे, नहीं नहीं नहीं, 3-4 पॉइंट था, क्योंकि नाम ही क्या है चैप्टर का, समझो, असेसमेंट। असेसमेंट क्या होता है, वो भी किसकी, हमने ध्यान नहीं दिया। CA में हमारे सिर्फ यही चैप्टर है, मतलब जो पेपर में पूछा था, बाकी नहीं आते। यूनिट 1 सारा सेम, एक बच्चा मुझे पूछ भी रहा था। तो असेसमेंट ऑफ कौन सा है, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब जैसे मैं कहां कहां से इनकम कमा सकता हूँ, सर वही 5 हेड्स, उन सारे हेड्स को रिश्वा ने क्या करना है, इकट्ठा करना। तो समझ सकते हो आप लोग, बीच में 12-13 पॉइंट होंगे, 2-3 पॉइंट सैलरी के, 2 पॉइंट हाउस प्रॉपर्टी के, 2 पॉइंट कैपिटल गेन के, 1-2 पॉइंट अदर सोर्स का, 1-2 पॉइंट डिडक्शंस का, 1-2 पॉइंट सेट ऑफ का। जब सारे चैप्टर इकट्ठे कर लोगे तो जाके चैप्टर बनता है। मतलब जो बच्चा नया हमारे पास ज्वाइन करता है, उसको हम एक चीज कह सकते हैं, भाई तो यूनिट 1 में थ्योरी करके जाएगा, अगर समझ नहीं आ रहा तो। क्योंकि असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल समझने के लिए पुराने चैप्टर्स की बेसिक इंट्रो तो हो, या आप न्यूमेरिकल ना किया हो छोड़ो, बेसिक इंट्रो तो हो। हाँ कैपिटल गेन होता है, ये तो पता हो कि इंडेक्स होता है, उसको इंडेक्स करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लॉन्ग टर्म गेन आता है, ये तो पता हो। अदर सोर्स का पता हो, विनिंग फ्रॉम लॉटरी पे 30% है, वरना ये चैप्टर मुश्किल है। सिर्फ यही चैप्टर है, बाकी मुझे कोई दिक्कत।
तो ये इंटायरली न्यूमेरिकल है, आज ही स्टार मार्क कर दिया मैंने। आप बीच के सर ये क्या है, 4 5 6 7, आप मुझसे पहले खुद ही देख लो, खुद खुश हो गए कितने पेज का है, 4 पेज का। तो साफ सी पता चल रहा है कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। एक बार थ्योरी आया था 5 नंबर का, इसको बोलते हैं डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, इंग्लिश में बोल दूं डीटी डबल ए। जो लोग डबल इनकम्स कमाते हैं, कौन जी आप इंडिया में भी इनकम कमाते हैं और फॉरेन में भी। इंडिया में कमाते हो तो इंडिया वाले कहते हैं जो बाहर कमाता है उस पर टैक्स दे, बाहर जाके कुछ पैसा कमाता हूं तो कहते हैं तू वहां का भी रेजिडेंट है, इधर का भी टैक्स दे। तो हमें एक डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट बने हुए हैं कंट्रीज के, इंडिया का बोलते हैं एमओयू साइन है कंट्रीज का। 2-3 कंट्रीज के साथ साइन नहीं है, जहां पे गवर्नमेंट नहीं है, जहां पे बदमाशी टेररिस्ट टाइप चलता है, वहां पे साइन नहीं है। बाकी सारी गवर्नमेंट्स के साथ, कोई भी यूएई लगा लीजिए, ठीक है, आप लोग अमेरिका मान लीजिए, यूएसए मान लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोई भी कंट्री ऐसी जहां पे आप डबलिंग ऑफ इनकम कमा रहे हैं। जैसे एग्जांपल दी थी मैंने आपको, वो जस्टिन बीबर वाली एग्जांपल देते हैं, वो इंडिया में आया, परफॉर्म करके चला गया और पैसे कमा के चला गया। इंडियन गवर्नमेंट ने उससे भी टैक्स लिया, किस बात का, एक्टिविटीज या इनकम एक्रियो ही ना इंडिया, चाहे तो बाहर का होएगा, फंक्शन कहाँ हुआ है, कंसर्ट कहाँ हुआ, जरा इंडिया में टैक्स दे। कहता हाँ ठीक है फिर ले लो जो भी टैक्स बनता है। फॉरेन में गया, यूएस का तो रहने वाला ही है, वो कहते तो कहीं भी हमारे रहने वाला है, ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी इनकम कमाएगा उसको तो यूएस में भी टैक्स देना पड़ेगा। तो कहता है यार यहाँ भी टैक्स देना पड़ रहा है, इंडिया में भी टैक्स देना पड़ रहा है, तो वहां पे आते हैं जी ये डीटी डबल ए। देखिए नाम भी क्या है, देखो डबल टैक्सेशन रिलीफ, एक फॉर्मूला है थ्योरी का, हमें याद नहीं करना है, बट पता होना चाहिए होता कैसे। एक बार पढ़ाऊंगा पर काम नहीं आता। और इसी के साथ अगला चैप्टर देख रहे होंगे, 3 पेज का, मतलब नाम के चैप्टर मेरे लिए सबसे लास्ट प्रोजेक्ट जिसमें मैं कराता हूँ वही अप्रैल में जाके, या कुछ नहीं 2 पेज पढ़ दो, वो भी डीपीटी से देखे, कि अगर उसी को क्वेश्चन दोबारा आ गया तो लिख देना, पर मैं थ्योरी प्रेफर नहीं करता। तो इन दोनों के ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं, इसको तो साइड पे रखेंगे अपना, मतलब इसको तो आज ही पहले कह दूं काटी। इसमें सिर्फ क्या दिए हुए हैं नाम से पढ़ सकते हो, रेट्स, तो रेट आपने लर्न नहीं करने, मैंने कराने, आपका काम नहीं है, मतलब पर्टिकुलर बाय हार्ट याद नहीं करने। जैसे 0 से 2.5 लाख माफ है आता है आपको यार, 87 है कितना मिलता है, वो सब मेरा काम है। ये स्टार मार्क है 5th चैप्टर, इंटायरली हमारा क्या है ये न्यूमेरिकल, नाम से समझ सकते हैं। इस बार मैं हर क्वेश्चन में शिका किसकी बात करूंगा, टैक्स लाइबिलिटी। मैंने आपसे पहले सेमेस्टर में कहीं भी टैक्स नहीं निकलवाया अगर आपको याद हो, हाँ सिर्फ एक चैप्टर में एग्रीकल्चर इनकम, वरना इस बार हम हर चैप्टर में अभी यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं, टैक्स। कारण क्यों, सारे हेड तो तूने पढ़ लिए, सारी सेट ऑफ डिडक्शन सब कुछ हो गया, अब तो यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन चलेंगे। अब 80 टीटीए जैसे मैं आपसे नाम बोल रहा था, आप सबका भी बैंक में अकाउंट होगा, सेविंग अकाउंट होगा सबका, उस पर आपको क्वार्टरली क्या मिलता है, इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू बैलेंस, 1000 500 जैसा भी बैलेंस मिलता है। अब मेरा एक अकाउंट है आईसीआईसीआई का, मैं यूज नहीं करा, 1.5-2 साल हो गए, ठीक है ओपन करवाया था कोई लॉजिक में, ओपन करवा दिया, अब ऑपरेट करेंगे, नीचे बैंक आ गया, अब ऑपरेट करेंगे, नजदीक है। तो उसमें 62,000 समथिंग पड़े होंगे, कल परसों उसकी ऐप दोबारा मैंने लॉगिन करी, वो बंद भी होगा था, दोबारा लॉगिन वगैरह करी, तो उसमें डेबिट की एंट्री तो है ही नहीं, यूज ही नहीं करा, उसमें क्रेडिट की एंट्री थी, वो भी इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट, वो भी क्वार्टरली। अब 62,000 के अराउंड अगर मैं देखता हूँ तो 400 400 420 450 480 ऐसे रुपए का कुछ मुझे क्या मिला हुआ है, इंटरेस्ट। तो मैं 4 क्वार्टर्स की भी बात करूं मोटी मोटी तो 1,800 रुपए करीब, 60,000 62,000 के करीब मुझे क्या मिला हुआ है, इंटरेस्ट। अब मैं कहूँ जी बैंक को तो पता ही नहीं, इसका रीजन सुनना, गवर्नमेंट को क्या पता है मेरा आईसीआईसी में भी अकाउंट है। अब प्रॉब्लम होगी, अब क्या प्रॉब्लम होगी, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, बैंक ने ही सॉफ्टवेयर लगा दिया इनकम टैक्स पोर्टल के साथ, क्या मुझे जितने भी सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट मिलते हैं, मैं शायद भूल जाऊं, बैंक नहीं भूलता, उसने अपने आप ही मेरी इंफॉर्मेशन मेरे किसको दे दी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब पहले हम क्या करते थे शिका, मैंने पेज डाउनलोड करे अपने बैंक स्टेटमेंट के पीएनबी के, मैं राउंड कर रहा हूँ, हाँ जी इंटरेस्ट मिला, हाँ जी इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट मिला। अब मैं ब्रदर को पूछ रहा, कहता करने की जरूरत ही नहीं, रीजन इज दैट इनकम टैक्स पोर्टल पे जाओ, अपना पैन नंबर डालो, तुझे जहां जहां से इंटरेस्ट मिला है ऑलरेडी आ गया, और उस काउंट का भी आ गया जिसको तू ऑपरेट भी नहीं करता। मतलब रेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में 2,000 के बैठे हैं, उसपे भी 10 5 5 रुपए जो मिल रहे हैं वो भी ब्याज है, पीएनबी में आ रहा है, आईसीआईसीआई, बल्कि मैं जो अकाउंट बंद भी कर चुका उसकी पूरी कुंडली आ रही है, ये अकाउंट आप बंद कर चुके। तो पहले में लगता था कि पैन कार्ड इतना अकाउंट ज्यादा चल गया ना, कहते अकाउंट बंद कर दो, अब तो सारे अकाउंट ही किससे लिंक है, पैन कार्ड से, आधार कार्ड से, और सारी इंफॉर्मेशन अपने उठा लेता है, मुझे अदर सोर्स के इनकम जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, एक्सेप्ट डिविडेंड भी नहीं। वो डिविडेंड भी कंपनी को आता है, कंपनी ने पैन नंबर लिया हुआ है, खुद ही सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी किसको दे रहा है, वो अपना पोर्टल को। तो उस केस में आके तो हमें टैक्स लाइबिलिटी, ये ओवरऑल अगर मैं आपसे बात करूं
इस यूनिट में अगर आप मुझसे टिक करवाएंगे 5 चैप्टर काम के। स्टार्ट हम क्लबिंग से करेंगे, आज पर डिस्कस करेंगे। नंबर 1 क्या नाम चैप्टर का? क्लबिंग ऑफ इनकम। नंबर 2 क्या नाम है? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। नंबर 3 डिडक्शन। पहले तो अपना यही चलेगा, मेरे हिसाब से काफी चलेगा, डिडक्शन तक चलेगा। जब ये आपने चैप्टर कर लिए यहां तक, बस मेरा काम खत्म है। फिर आप ये तो फिर इनमेंट में करा देंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी में सब न्यूमेरिकल है, 10 से 12 न्यूमेरिकल सारे हो जाएंगे। और लास्ट कौन सा है? असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। और इस यूनिट की अगर आप मुझसे बात करेंगे, आप शॉर्ट ना हो जाए बस, हम ये 3 चैप्टर करके जाने वाले हैं। तीनों के ही क्या आने वाले हैं पेपर में, जल्दी बोलना। न्यूमेरिकल्स तीनों, बस। तो तीनों आप देख रहे होंगे, तीनों का नाम क्या है तो समझ सकते हैं। और ये सीए में नहीं है, ये सिलेबस बीकॉम में ही है। एक दो बच्चे पूछ रहे थे कुछ, कल ही मुझे फोन आया था किसी का कोचिंग के लिए, तो हम उसमें एडजस्ट कर लें क्योंकि अटेम्प्ट बनती होगी किसी कारण। तो मैं कहा ये यूनिट नहीं है, ये असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल तक इंटर में है। फाइनल में जाके हमें सारे आते हैं। जैसे असेसमेंट ऑफ किसकी पढ़ेंगे, सोच के देखो, हमने पहले सेमेस्टर में एचसीएफ की बात भी नहीं करी, सिर्फ एक क्वेश्चन में, वो भी एग्रीकल्चर छोटी सी, तो कभी काम भी नहीं आया हमारी। इस बार पूरी बात होगी, कर्ता क्या करता है, कर्ता को कहाँ सैलरी मिली, कर्ता के मेंबर्स को कहाँ से सैलरी मिली। अगला क्या नाम है देखो, फर्म पार्टनरशिप, आपके घर वाले जो बिजनेस कर रहे हैं उनकी फर्म की रिटर्न कैसे जाती है, समझे नहीं बात। अब मैं कहूँ जी दीपक आर गोयल हमारी फर्म है, मैं उसका पार्टनर हूँ, मैं तो इंडिविजुअल हूँ, मैं तो अपनी रिटर्न जैसे भरता हूँ आपको बता दिया मैंने। तो पार्टनर से भी मुझे कुछ प्रॉफिट मिलता होगा, वो एग्जम्प्ट होता है, ठीक है ना। फर्म अपनी रिटर्न कैसे भरती है, फर्म की इनकम कैसे होती है, फर्म के नहीं हेड्स होते हैं, होते हैं, फर्म भी तो कैपिटल करती है। फर्म के नाम पे प्रॉपर्टी है, फर्म ने बेच दी। फर्म के नाम पे शेयर्स है, तो फर्म को क्या आता है? डिविडेंड। तो बहुत कुछ होता है, तो उसके अकॉर्डिंग सोचना बड़ा डिफरेंट है। और एक ये तो आपने कभी भी नहीं सुना होगा, नाम सुना है जस्ट, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, एओपी। इन सबके अपन नाम सुनिए। आज हम लोगों ने इस सेमेस्टर में इन सबका क्या पढ़ना जी? असेसमेंट। असेसमेंट मतलब टोटल इनकम, और जहां टोटल इनकम आएगी तो टैक्स तो साथ में आएगा ही आएगा, टोटल टैक्स के बिना तो पॉसिबल नहीं। और असेसमेंट क्या कर रहे हो आप? तो मतलब अब एक चीज समझ लो, हाउस प्रॉपर्टी में आपने क्या निकालना सीखा? इनकम। कैपिटल गेन में भी इनकम, अदर सोर्स में भी इनकम, सैलरी में तो इनकम ही थी, हर जगह हमने इनकम निकाली। आज उल्टा हो जाएगा, हर क्वेश्चन में हम क्या निकालेंगे? टैक्स, हर क्वेश्चन में। बस सर खासियत क्या हो जाएगी? रेट्स थोड़े सोचने पड़ेंगे, जैसे फर्म पे क्या रेट है 30%, एचयूएफ के क्या रेट है वही 0 से 2.5, एचयूएफ को तो एज का बेनिफिट भी नहीं मिलता, एओपी को भी 0 से 2.5। तो ऐसी चीजें आएंगी, और इन चैप्टर्स पे मैं दिखा देता हूँ बट मेरे काम के नहीं है ये, रीजन दैट सब थ्योरी है, अगर आप देख पा रहे हो। पहले ही चैप्टर का क्या नाम है? इनकम टैक्स। अब मैं इसमें कहूँ जी प्रिंसिपल ऑफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, काफी बड़ी बड़ी पोस्ट होती है ना, आप अस्था सेक्टर जाएंगे तो पोस्ट में देखेंगे। अब उनकी पावर्स क्या है, वो क्या कर सकते हैं, इंटायरली थ्योरी। पर इसमें से मैं फिर भी 4 से पेज आपको कराऊंगा जो मेरे आईसीए की पीडीएफ में है, मेरे यहाँ पे समरी बनी पड़ी है, वहीं से आपको दूंगा। जैसे आपने कभी नाम सुना होगा भी, रिटर्न एक वर्ड बोलते हैं ना भाई, इनकम टैक्स रिटर्न, इनकी ड्यू डेट्स क्या है, रिटर्न भरने की ड्यू डेट क्या है? तो हम कहते हैं जी पहली ड्यू डेट होती है जी 31 जुलाई, 31 जुलाई। दूसरी होती है जी 30 सितंबर, कंपनी और फर्म की जिनका ऑडिट होता है, 30 नवंबर। तीसरी होती है जी 30 नवंबर, टीपीए, ट्रांसफर प्राइसिंग एग्रीमेंट्स, जिनके फॉरेन एसोसिएट्स हैं, फॉरेन कोलैबोरेशंस हैं। दुबई में मेरा कोई एसोसिएट है, यूएस में मेरा कोई एसोसिएट है, तो मेरी रिटर्न सबसे लास्ट जाएगी, मतलब मेरी कंपनी की 30 नवंबर। एक क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन आता है बिलेटेड रिटर्न। क्या नाम है? बिलेटेड, जब बोलते हैं बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। तो बिलेटेड रिटर्न का मतलब क्या है? रिटर्न ड्यू डेट पे नहीं भर पाए तो कितने टाइम तक भर सकते हैं? अगर लेट हुए तो क्या फाइन लगेगा, क्या पेनल्टी लगेगी? अगला है डिफेक्टिव रिटर्न, ये सब थ्योरी चैप्टर है। रिटर्न डिफेक्टिव मतलब आपके रिटर्न में कोई गलती पाई गई तो उस रिटर्न को हम क्या कहेंगे? डिफेक्टिव रिटर्न। तो वो डिफेक्ट कितने दिनों में ठीक करना है, कितने दिन में मैं आपको बताऊंगा, तो मैं बताऊंगा तभी आप ठीक करोगे। तो सॉफ्टवेयर ने कितने टाइम पे, एओ ने, और क्या है? एओ असेसिंग ऑफिसर, वो आपको कितने टाइम में बताएगा, कितने टाइम में आप ठीक करोगे, वो इस चैप्टर की सारी कलाकारी। और इन 2 चैप्टरों पे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसकी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं समरी। क्या नाम है? पेनल्टीज। हम राइट नाउ कोई, जैसे मैंने एग्जाम्पटिंग कम नहीं कहा था कि 10 से 12 याद कर लो यार, 15, तो मैं 10 से 15 आपको अभिनव क्या याद करा दूंगा? पेनल्टीज याद करा दूंगा, याद कर जाना, पेपर में अगर आ गया वैसे तब है ये सेफ साइड के लिए, अगर न्यूमेरिकल ना हुआ, बट गारंटी मेरी से है आप मुझसे बिना कहे न्यूमेरिकल उड़ाओ। और इतने शानदार न्यूमेरिकल है, इतने इजी हैं, छोटे हैं, और हर बच्चा इसको कवर कर लेता है आज तक, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसा न्यूमेरिकल है ही नहीं, उसकी तरह नहीं है बड़े बड़े लॉ पढ़ने, कुछ भी नहीं, कोई इसकी समरी नहीं है, कोई लॉ नहीं है, सीधा बुक से पढ़ेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, इसका ऐसा कुछ भी नहीं है।
4-5 पेज की मेरे पे आपको नोट्स हैं, क्लबिंग 5 पेज के, मैं इकट्ठी फाइल बना दूंगा, सोच रहा हूँ इकट्ठी ही फाइल बना दूं। सेट ऑफ 3 पेज का 4 पेज का, डिडक्शन 13 पेज का, मतलब 13 मतलब 7-8 ही हो गए, ठीक हो गया। और इनमें से और कोई रेट नहीं, और इधर जाके चैप्टर में से एक मैं आपको रिटर्न का भी दे ही दूं, चलो लगे हाथ कभी काम आ जाए, और कुछ नहीं। और पेनल्टीज की आप 10 से 15 पेनल्टीज समरी बनी पड़ी है आपकी बुक के अंदर, मेरी भी जरूरत नहीं है, बुक के अंदर बनी पड़ी है, कोई 10 से 15 पॉइंट आप पढ़ लेंगे और कवर करें, मैं सही कह रहा हूं। अब आती है बात, ये चैप्टर थोड़ा खतरनाक है, बड़े पेपर में आता नहीं है। नाम सुना होगा आपने कभी, टीडीएस, टीसीएस, सुना ना, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। मैं कई बार एग्जांपल भी देता था आपको, टीडीएस की एग्जांपल तो बहुत सारी, टीडीएस तो आपको कंपनी से डिविडेंड मिलता है तो टीडीएस कट के मिलता है, लॉटरी जीतते हैं तो टीडीएस कट के मिलता है, हर जगह वर्ड हमारा टीडीएस आता था, 30% वाला, 10% वाला इंटरेस्ट, अदर सोर्स तो आपने पढ़ाई टीडीएस के ऊपर ही है। टीसीएस की एग्जांपल मैंने आपको एक बार दी थी, कार पे, जब आप 10 लाख से ऊपर की कोई भी कार परचेज करेंगे तो 1% आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है, मतलब एक्स्ट्रा नहीं है, आपको टैक्स देना पड़ेगा, बट आपको उसका बाद में क्या मिल जाएगा, रिफंड, अगर रूट है। अब मैंने 11 लाख की कार और मैं कहूंगा जी एक्स शोरूम, मतलब कहें जी कार के अंदर रजिस्ट्रेशन चार्जेस जोड़ दीजिए, नहीं नहीं वो नहीं होंगे, इंश्योरेंस जोड़ दीजिए, सीट कवर जोड़ दीजिए, नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, जब गाड़ी खड़ी है शोरूम में इसका प्राइस बता दो। और मैंने एक एग्जांपल दी, तो हमने गाड़ी का नाम सुना होगा वेन्यू, गाड़ी आती है हुंडई की, तो उन्होंने जानबूझ के तभी गाड़ी की बेसिक प्राइसिंग ही क्या रखी है जी, 9,99,999, 10 लाख से 1 रुपए कम जानबूझ के। तो मैं फर्स्ट टाइम जब, हाँ वरना नहीं कहूंगा, करेटा नहीं कहूंगा, करेटा लेने चाहिए तो उसका वेरिएंट आई थिंक सो 12-13 या 14 लाख से स्टार्ट है। तो आप उससे ना कभी गलती से, मैं फाउंडेशन वालों को बैठा रहा था, उसके बाद इंटरकॉम का बैच था, 2-2:30 बजे, मैं कहा आप जाके कभी ऐसी एस्टिमेट बनवा लीजिएगा, एस्टिमेट क्या है गाड़ी का दैया, तो लेनी नहीं लेनी बात की बात है, घर वालों ने भेजा ये एस्टिमेट लिया, तो आपसे एस्टिमेट बनाएगा जी इंश्योरेंस इतने रुपए, और आपसे पूछेगा जी आरसी कहाँ की रहेगी, चंडीगढ़, पंजाब या हरियाणा, आप कहते चलो पंजाब मान ले, चलो पंजाब के पैसे लगा दिए जो भी है, फिर वो लगाएगा बीच में जाके एसेसरी सुसरी के, काउस एस के फलाना जो भी है, फिर कहेगा जी 1% टीसीएस, तो कहते हैं ये कौन सा टैक्स है, बाकी तो मैं सुन के आया था, ये कौन सा टैक्स है, इसी के लिए मैंने एग्जांपल दी। और फिर बाद में क्या कहेगा, एक बार देना पड़ेगा जी आपको, जब आप अपने रिटर्न भरेंगे इनकम टैक्स की, तो इसका आपको रिफंड आ जाएगा। मैं कहा देना ही क्यों है, अब अभी लेगा और फिर मुझसे रिफंड आएगा, कहता सर हमारी ड्यूटी है, वो टीसीएस का मतलब क्या है, कलेक्टेड, जो सेलर है अगर वो सामान बेचेगा तो आपसे वो 1% उसका टैक्स लेगा, उससे अच्छी का पॉइंट कुछ नहीं है। अब जो 14 लाख की गाड़ी ले रहा है, क्या वो 14,000 नहीं दे पाएगा, पॉइंट ये है वो आपकी एंट्री को ट्रेस कर रहे हैं। आप गाड़ी लेकर आए, मुझे तो पता भी नहीं था, पर आपका टैक्स 14,000 रुपए काट के मैं आपके पैन नंबर पे जमा कराऊंगा इनकम टैक्स पोर्टल में, एज ऑथराइज्ड डीलर, जो भी मेरा नाम है डीलर का है, और उससे इंफॉर्मेटिव डायरेक्ट इनकम टैक्स पोर्टल पे चली गई कि साहिल सर ने नई गाड़ी दी है, कम से कम 14 लाख की तो है, कारण उस पर 1% तो टीसीएस है, बाकी ऊपर खर्चे तो लग रह गया, आपकी 2 लाख की इंश्योरेंस लग, फलाना लग, वो तो लग रह गया। इतनी बेसिक, मैं आपको बता, टीडीएस का मेन मोटिव ही हमारा क्या है, फॉर ट्रेसिंग द एंट्री, ट्रेसिंग, कि हमें ये पता चले बंदा 14 लाख की कार ले रहा है, आपसे क्वेश्चनिंग होगी, अगर रिटर्न आपकी ठीक है तो क्वेश्चनिंग नहीं होगी, वरना ये सोर्स बताइए क्या है। टीडीएस उल्टा है, जो बंदा पेमेंट देता है, पेयर, वो टीडीएस काट के पेमेंट देता है, उल्टा हो जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, मैं अपने ओनर को क्या पे करता हूँ, रेंट, इसके मैं नोट्स आपको दे दूंगा, 6 लाख रुपए रेंट देता हूँ मैं अपने ओनर को, इस बिल्डिंग को, नीचे बैठते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, लो क्या है जी, इसके ऊपर आ गया 194 आई सेक्शन है, मान लीजिए, ठीक है आपको पढ़ाऊंगा। वो कहता है अगर आप किसी को साल में 2,40,000 से ऊपर रेंट पे करते हो, मैं कहा मेरे तो 6 लाख है, कहता हाँ जी तभी आपको कहा है, आप उस रेंट का 10% डिडक्शन टैक्स काट के बाकी पेमेंट ऑनर को करोगे। मैं कहा फिर मैं ऑनर को, मतलब 6 लाख का 10% कितना बनता है, 60, उस ऑनर को मैं टैक्स ही कितना, पेमेंट कितनी करूंगा, 540। मैं कहा तो बुरा मान जाएगा, कहते सुनो सही, 540 उसको दे दो, और उसका जो 60,000 टैक्स आपने रखा है, आपने नहीं रखना, आपके लिए नहीं है वो आपने हमें जमा कराना है, किस पे, इनकम टैक्स पोर्टल पे, किसके नाम से, अपने ओनर के नाम से। अब उससे फायदा क्या हुआ, मान लो ये काम मैंने कर दिया, मैं तो करके बैठ गया, मेरे ओनर को बता दिया, 540 दे दिया और 60,000 टैक्स काट लिया। अब वो ऑटोमेटिकली जब ओनर अपना पैन नंबर डालेगा तो उसकी हिस्ट्री में दिखा रहा होगा कि आपका 60,000 रुपए टैक्स किसी पर्सन ने काटा हुआ है।
और उस 60,000 से अगर आप रिवर्स करें 10% टैक्स कटा हुआ है तो मींस आपको 6 लाख रुपए उससे आपने क्या कमाया है? रेंट। अब कल को ओनर के लिए रेंट क्या है आप भी जानते हैं, इनकम। और ओनर ने अपने रिटर्न में वो 6 लाख इनकम नहीं दिखाई, अब दिखानी पड़ेगी, क्योंकि मैं खुद बता रहा हूँ। जैसे आप बताओ ना, अगर जाके मैं बता दूं, पता नहीं, वो छोटे खबरीदार होते हैं छोटे भाई, कि मैं बता रहा हूँ वो आ रहा है, वो यहाँ वहां जाके आया, आके कुछ और बोलेगा। आप बता के भागे अपने कमरे में बैठे, कोई खबर भी नहीं, अब आए हमने वही सीन सारा होना ही था। पास साहब कहेंगे कहाँ से, कहेंगे वहां से। हाँ कहते अच्छा अच्छा, तो प्रूफ तो चली बात। तो खबर मैंने पहले ही लगा दी कि 60,000 मैंने टीडीएस काट के इसको जमा कराया है, इसको 6 लाख का रेंट आया, पूछ लो इससे जाके। या मैं चंडीगढ़ किसी टीचर के साथ पढ़ाता हूँ, तो वो मुझे पहले पेमेंट ऑनलाइन बैंक में ही डालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर इस बार से पहली बार उन्होंने मेरा टीडीएस काटा है। वैसे बैंक में दें कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रॉब्लम नहीं थी, बस प्रॉब्लम वो भी है बैंक में ना दे कैश दे। अगर बैंक में दे रहे हैं तो बैंक में दें, ठीक है। इस बार और ही काम कर दिया, बैंक में भी दिया और ऊपर से टीडीएस भी काट दिया 194 जे में। वो है प्रोफेशनल सर्विस का, ये सर हमारे पास पढ़ाते हैं और हम इनकी सर्विस यूज कर रहे हैं। जो भी इनकी बिलिंग बनती है उसका जितनी पेमेंट मुझे, मान लो 1 लाख मेरी 3,800 पेमेंट थी, तो 10,380 काट के बाकी मुझे पेमेंट आई। अब चक्कर ये है कि 10,000 का चक्कर नहीं है जो उन्होंने काट लिया, वो तो मुझे मिल जाएगा जब अगले साल रिटर्न भरूंगा, तो सरकार को मैं कहूंगा जितना मेरा टैक्स बनता है, और इतना टैक्स ऑलरेडी मैं आपको दे चुका थ्रू दैट पर्सन, और इतना टैक्स मेरा और बनता है। कम बनता है तो रिफंड कर दो, ज्यादा बनता है तो ले लो। बट है कि अब मुझे दिखाना पड़ेगा वो पैसा जो उनसे मुझे आना है, 3-4 लाख जो भी आना है। अब मैं झूठ नहीं बोल सकता, अपनी रिसीट के अंदर वो 4 लाख तो पक्का ऐड करना ही पड़ेगा, वरना मैं कह देता कि नहीं नहीं जी मैं नहीं जानता 4 लाख कौन दे गया। जब मैं कह दूंगा जी लोन है, फिर लोन पे टीडीएस को मारता है। अगर लोन होता, क्योंकि मैं कच्चे पक्के की एंट्री कर लेता कि 4 लाख आप मुझे दो पक्के में, व्हाइट मनी, 4 लाख ही मैं आपको पक्के में वापिस कर दूंगा, क्या कैश सेटल कर लेंगे। पर अब नहीं कर सकता, कारण उन्होंने सेक्शन ही कौन सा हाई किया, 194 जे, और मैं वहां फंस जाता हूँ। तो मैं सोची जाऊँ, मैंने मैम को 40% पेमेंट कहा था, पेमेंट 40% नहीं है, कुछ और है। फिर अपना कैलकुलेटर दिमाग लगाई जा रहा हूँ बैठा, मैं चेक तो कर ले, फिगर में डिफरेंस उतना ही लग रहा है, क्रॉस अमाउंट इतनी बनती है, जब कौन सी 1,03,800 बनती है मेरी, आई मेरे पास 90,280। साला चक्कर क्या है, 10-12 हजार की चक्कर है, चक्कर भी उतना ही है। मगर टीडीएस काट लिया। फिर पूछा कि क्या था, कहते नहीं जी हम हमारा, उनको उनकी गलती क्या है, उनका पॉइंट क्या है, अगर वो टीडीएस नहीं काटते उनको वो खर्चा अपनी बुक्स में क्लेम ही नहीं होगा, क्योंकि एज ए वो मेरी सैलरी को क्या क्लेम करते हैं, खर्चा, कि हम साहिल सर को पैसे देते हैं, वो खर्चा उनको क्लेम नहीं होगा, उनका तो डबल नुकसान हो गया। आप भी पैसे ले गए, उनको खर्चा क्लेम नहीं होगा, उससे उनको प्रॉफिट ज्यादा आएगा, ज्यादा आने पे टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा, तो उल्टा फंस गए। वो कहते भी हमें तो फिर टीडीएस काटना पड़ेगा। अब मैं अपने ओनर का टीडीएस क्यों नहीं काटता, उसके एग्जांपल बताते हैं। क्योंकि मैं अपना पीएनएल ही नहीं बनाता, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है नहीं, आप लोगों से 20 आई, सीधा रिसीट बेस पे मैं टैक्स भरता हूँ रिटर्न में, और मेरा पीएनएल है नहीं। जिस दिन मैंने अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाया और मैंने उस रेंट को, ऑब्वियसली कौन छोड़ेगा, मैं उस रेंट को अपना क्या दिखाऊंगा, खर्चा। उसको खर्चा दिखाने के लिए मुझे अपने ओनर का टीडीएस काटना ही पड़ेगा। तो ये कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, मतलब प्रैक्टिकल पॉइंट से चलें, क्योंकि हर जगह अपना अपना सिस्टम है पढ़ाने का। आप ही लोग मेरी ऐड है, मैं तो ये कहूंगा, इन दिनों हमने रिजल्ट्स भी टचवुड देखे होंगे, अगेन सीए इंटर में बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आए, बच्चों को दिए, बहुत बच्चे पास हुए। तो कई बच्चों के फोन आते हैं, आप थ्योरी कराते हो, मैं क्या प्रभु तो फोन नंबर गलत मिल गया शायद, मैं कहीं और मिला होगा, मैं थ्योरी कराने का मतलब क्या, थी तो बुक में दी हुई है। मैं कहा हाई स्कोर कौन सी बुक आती है, तो मार्केट में जा 100-150 रुपए की वो ले ले, उस जगह पढ़ ले। थ्योरी पे मेरा कोई जोर नहीं होता, मैं पहले कह रहा हूँ, मजा लेना है जब पढ़ना है, थ्योरी तो बीच में है ही है, वो आएगी। थ्योरी से तो अपन न्यूमेरिकल जाएंगे, थ्योरी के बिना न्यूमेरिकल कैसे जाएंगे मुझे बताइए। तो आपके जितने भी नॉन नियर डियर वंस हैं ग्रुप पे सारे ऐड हैं, तो मैंने उसका नाम ही 6 सेमेस्टर कर दिया। कोई एक्सेप्ट एक दो बच्चा होगा कि टाइमिंग टाइमिंग नहीं सूट करती, बट यू नो दैट द ऑल फीचर्स आर देयर। बस इस बार एक फीचर और ऐड कर दिया आप लोगों के नया, अब ये आपकी ऐप लैपटॉप पे भी चलेगी। इस बार वो करा है, सीए वालों के लिए करा है, सबके लिए कर दिया, बस वो लेक्चर मेरे लिए थोड़ा होगा अपलोड करने का। और लैपटॉप पे भी चलेगी, कोई मोबाइल पे देखने की जरूरत नहीं है, छोटी सी स्क्रीन है, दिक्कत आती है। अब वो आराम से प्रॉपर जो मेरे पास यहाँ चलती है ना, डिट्टो सेम वही स्क्रीन आपके पास होगी। और उसके लिए हम लोग पब्लिश करेंगे कोर्स को, आपकी ऐप ही होगी, आप सब ऐप पे रजिस्टर्ड हो, आपको मेरा वो कोर्स वहां पे दिखना शुरू हो जाएगा। तो उसकी एक नॉमिनल सी फीस मैंने वहां पे रखी है, उसके लिए मतलब 50 रुपए, और वो आना उसके थ्रू ही है मेरे, जो आपकी यूपीआई से पेमेंट हो जाएगी, और आपको लॉग इन एक्सेस सब मिलेगा लैपटॉप पे, अनलिमिटेड व्यूज, वही सिस्टम, कोई नहीं व्यू सिस्टम है 1.5 1.2 जैसे मर्जी चलाओ, मतलब आपको डिट्टो वही कंसेप्ट आने वाला है। छोटी स्क्रीन पे देखना देखो फर्क है, बड़े पे देखना तो आई थिंक तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, और बिल्कुल डिट्टो सेम आएगा। कोई लाइव आ सकता है, कोई रिकॉर्डेड ले सकता है,
कोई फेस टू फेस करे तो ज्यादा ही बेटर है, आपके सामने क्वेश्चन, तो मैं तो बैच लेने ही लेना आपके सामने क्लियर कट। कोई इसमें किंतु परंतु है ही नहीं कि 12 है, 15, 16 है, 20 है, 25 है, 30 है। कारण कि जो ऑल्टरनेट आपको दे दिया, क्योंकि मैं पूरी बीकॉम में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट ले रहा हूँ, आपको पता ही है, बाकी सर कुंदन सर ले रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स। उस कोडिंग हम टाइमिंग भी कोऑर्डिनेट करके चलेंगे, 1% आपको दिक्कत नहीं आएगी। कोई अगली क्लास आप कह रहे हैं मुझे उनकी ही है, तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, 1% कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम है, बिल्कुल सारा मटेरियल सेम है, हमारा ओवरऑल सारा स्ट्रक्चर सेम। बस मैं सब्जेक्ट आपको तो ये टेक्स्ट लेता हूँ सिर्फ 5th एंड 6th सेमेस्टर, 3 से 4 मान लो, या सर से कोऑर्डिनेट करके अगर 10 मिनट की बात बनती है, तो मुझे 1 घंटा भी बुरा नहीं है, अगर हम एग्जैक्ट 3 बजे, आप अच्छी बात है आज आप सारे थे यहाँ पे, तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट लेक्चर था, मेरे एंड पे पीडीएफ की थोड़ी सी दिक्कत थी, तो अब उस कोडिंग स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो गया? ये नोटिंग आपको मेरी तरफ से मिल जाएगी, कोई फाइल में लगा के इकट्ठी मिल जाएगी। कोशिश करेंगे 2-3 चैप्टर की दे दें, या 2 बार दे दूं, एक बार क्लबिंग सेट ऑफ की और एक बार बाकी चैप्टर्स की। क्लियर है? तो इसी ऑल्टरनेट पे 3 से 4 या 4, 10, 5 जो भी जैसा सीन हुआ करेगा, फ्री करके साथ के साथ सर के पास, ठीक है, उसको कोडिंग कर लेंगे। कोई डाउट जी? क्लियर है सर? चलिए जी, ओके, थैंक यू, टेक केयर बच्चे, बाय बाय।